नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये जो सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं मैराथन का सेशन, तो ये मैराथन का सेशन जैसे चल रहा है वैसे ही आज भी कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। और मैं स्टार्ट करूंगा जीएस के इकोनॉमिक्स के पोर्शन से आज, और मेरे बाद सर ठीक है वो क्लास लेंगे। तो इसी तरीके से क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक, क्योंकि ये सेशन जो बनाए जा रहे हैं ना, ये आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको पता है CHSL का एग्जाम 9 मार्च से है, ठीक है। तो अगेन आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं, और तैयारी को और आगे पंख लगाइए। और एट दैट टाइम जो सबसे बेस्ट आपके लिए होता है वो ये होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। तो वही काम आपको इन सेशंस में दिया जा रहा है। हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं, डिस्कशन करते हैं, और आपका काम यही है सारी बातें सुनते भी रहो। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के साथ 10 बातें आपको बताई जाती हैं, वो 10 बातें भी अगले 10 क्वेश्चंस को पैदा करती हैं। कई बार ये मत सोचिएगा कि सर ने 5 मिनट में तो एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया, 5 मिनट में हमारा एक ही क्वेश्चन तो हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 मिनट में अगर मैंने आपको 10 बातें बताई हैं तो याद रखिएगा वो भी 10 नए क्वेश्चंस हैं जो आगे जन्म ले सकते हैं, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशंस उसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, और स्टार्टिंग हो रही है इस मैराथन की इकोनॉमिक्स से, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए और भी हैं। जिन लोगों का एसएससी 2023 में एसएससी 2023 निकालने का अपना एक सपना रखते हैं, उनके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन ये जो बैच है इसको लॉन्च किया जा रहा है, और 21 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 21 फरवरी से ध्यान रखिएगा, पूरे 6 महीने का ये बैच होगा जो एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में सफलता दिलाने के लिए सक्षम है। चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे CHSL का एग्जाम हो, चाहे MTS का एग्जाम हो, चाहे GD का हो, चाहे CPO का हो, सभी के लिए एक रामबाण औषधि आपके लिए यहां पर बना दी गई है। बस आपका काम इतना है, ठीक है, राइस स्मार्ट ऐप पर जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि ये जो कोर्स है आपको राइस स्मार्ट की ऐप पे मिलेगा। ऐप पर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बट इसके लिए कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको एट प्रेजेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, और वो डिस्काउंट कितना है यहां पर, वो डिस्काउंट आपको AA500, ये कोड याद रखना है, ये मेरा कोड है यहां पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है, AA500। और इसके अंतर्गत वर्तमान में 2500 रुपए का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधारों से संबंधित है, जिन्हें सामूहिक रूप से इसके रूप में जाना जाता है। मतलब किस रूप में जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। कर सुधार, ठीक है, यहां पर बात टैक्स रिफॉर्म्स की आ रही है। कर सुधार का मतलब है किसी कर की दर को बढ़ा देना, किसी कर की दर को घटा देना, ये क्या होता है, ये कर सुधार होता है। इसी की बात आपसे यहां पर की जा रही है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। और ऐसी नीतियां जिनसे सरकार के व्यय और सरकार की आय भी प्रभावित होती है, तो उन नीतियों को कलेक्टिवली, ये सारा काम जो सरकार कर रही है इनके लिए कलेक्टिवली एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस नीति के लिए, ठीक है, उस नीति के लिए। तो उस नीति को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। टाइमर आपके सामने चलता रहेगा और उसी टाइमिंग में आंसर कर दीजिए यहां पर फटाफट, ठीक है। तो अगेन दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है क्या है, वो है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। क्या है सही ऑप्शन, फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। क्या है यहां पर, राजकोषीय नीति है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, समझिएगा। यहां पर मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूं। फिस्कल पॉलिसी ये किसके द्वारा बनाई जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा। काम क्या होता है, बेसिकली राजकोष, इसका मतलब ही है राजकोषीय नीति कहते हैं हिंदी में, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति का मतलब ही ये होता है दोस्तों, राजकोष मतलब सरकार का खजाना, मतलब ऐसी नीतियां जिनको सरकार बना रही है और जिनके बनने से सरकार के खजाने पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी कर की दर, कोई टैक्स रेट है,
अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो सरकार के खजाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार का खजाना बढ़ जाएगा, क्योंकि कर की दर बढ़ेगी तो कर ज्यादा वसूल होगा, और कर जब ज्यादा वसूल होगा तो सरकार का खजाना इंक्रीज होगा। वही जब सरकार किसी कर की दर को कम करती है तो सडनली यह देखा जाता है कि सरकार के राजकोष पर इसका प्रभाव पड़ता है, और यह क्या हो जाता है? यह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अगेन याद रखिएगा, व्यय की बात करें, सरकार ज्यादा खर्चे करने जा रही है तो भी सरकार के खजाने पे फर्क पड़ेगा, सरकार कम खर्च कर रही है तो भी सरकार के खजाने पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी नीतियां, ठीक है, जिनका प्रभाव सरकार के राजकोष पर पड़ता हो, उन्हें ही हम राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न एक ही आता है कि राजकोषीय नीति को कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार बनाती है। और इसका फर्क एक जगह और पड़ता है, वो है मुद्रा की आपूर्ति में। बाजार में जो मुद्रा की आपूर्ति है, मनी सप्लाई, वो भी इससे घटती और बढ़ती है। जैसे अगर कर की दर को बढ़ा दिया जाए तो हम लोग कर ज्यादा देंगे सरकार को। तो मान लीजिए अगेन एक व्यक्ति, एक एग्जांपल के तौर पर, एक व्यक्ति 1000 रुपए कमाता था और सरकार को 100 रुपए का कर देता था, सरकार को 100 रुपए का कर देता था। सरकार ने कर की दरें बढ़ा दी। अब यह व्यक्ति, कमाई तो इसकी 1000 है, लेकिन अब यह सरकार को कर कितना देगा? 150 रुपए। तो पहले जो इसके हाथ में 900 रुपए बचते थे, यह बाजार में 900 रुपए खर्च कर सकता था। अब यह बाजार में सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए खर्च कर सकता है, क्योंकि 150 रुपए इसका कर के रूप में चला गया। तो समझिएगा, ये जो 50 रुपए वो बाजार में नहीं खर्च नहीं कर पाएगा, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो गई? कम हो गई। तो कर की दरों के बढ़ने का फर्क बाजार में मुद्रा आपूर्ति पर भी पड़ता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कर की दरें अगर घटा दी जाएंगी तो याद रखिएगा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी। जैसे अगर घटा करके 100 की जगह 50 कर दे तो इसके पास 900 की जगह 950 रुपए बचेंगे, तो यह बाजार में कितना खर्च कर सकेगा? 950 रुपए खर्च कर सकेगा। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बताइएगा। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, हिंदी में वस्तु और सेवा कर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में जीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? वस्तु और सेवा कर को जब लागू किया गया तो देश में संविधान में बदलाव किया गया, ठीक है। तो संविधान में बदलाव करने के लिए आपको पता है पहले विधेयक आता है, पहले क्या आता है? विधेयक आता है, जिसे आप बिल कहते हो, बिल कहते हो। और यही बिल जब पास हो जाता है, पास यानी कि पारित हो जाता है, तो पारित होने के बाद विधेयक बन जाता है अधिनियम। विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। समझ गए मेरी बात या नहीं? अधिनियम यानी कि एक्ट। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि अधिनियम की बात हो रही है ना, एक्ट की बात हो रही है। तो याद रखिएगा जीएसटी को किस बिल के द्वारा लाया गया था, यह अगर आपसे पूछा जाए कभी भी, तो याद रखिएगा 122वां 122वां और कौन सा अधिनियम बना? तो 101वां अधिनियम बना। संविधान का 101वां संशोधन वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या हो गया? 101। सी इज द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या है यहां पर? सी सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जीएसटी के बारे में कुछ और जान लीजिएगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है। इसी के लिए 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है। 1 जुलाई क्या मनाया जाता है? जीएसटी डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 122 से 101 तो आपको मैंने बता ही दिया है, यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जीएसटी किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो जीएसटी वैट प्रिंसिपल पर आधारित है, वैल्यू एडेड टैक्स, ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, फॉर होल इंडिया, फॉर होल इंडिया। होल इंडिया मतलब संपूर्ण भारत पर लागू होने वाला कर, जिसका विजन है सरकार का वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर के विजन पर आधारित है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जीएसटी की दर सबसे अधिक है। यहां पर जीएसटी की दर क्या है? जीएसटी रेट,
तो जीएसटी रेट आपको पता है यहां पर 5% है, 12% है, ठीक है, 18% है और 28% है, ठीक है, 5, 12, 18 और 28%। तो ये सबसे ज्यादा है 28%। इससे कम सेकंड नंबर पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 27% की दर है। तो सबसे प्रतिशत ज्यादा कहां पर है? भारत में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज जीडीपी? अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सा है? यह आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज्यादा है? कहां पर? अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के जब क्षेत्रों की बात हो रही है तो याद रखिएगा, वैसे तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 ही क्षेत्र हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र जिसे कहते हैं, और तीसरा है यहां पर टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। लेकिन 2 सेक्टर और भी हैं जो टर्सरी सेक्टर का ही हिस्सा माने जाते हैं। एक को बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है। चतुर्थक क्षेत्र कह लीजिए, चतुर्धातक क्षेत्र कह लीजिए, और 5वां आता है क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, ठीक है, जिसे पंचम क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे 3 हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र होते हैं तो भी आप याद रखिएगा यस होते हैं। हालांकि ये जो 2 क्षेत्र हैं ये किसका हिस्सा हैं? ये इसी क्षेत्र का हिस्सा हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। होता क्या है, प्राइमरी सेक्टर में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स की, जैसे कि कृषि की बात कर लीजिए, खनन की बात कर लीजिए, ठीक है, वन क्षेत्र की बात कर लीजिए, मछली पालन की बात कर लीजिए, पशुपालन की बात कर लीजिए, डेयरी की बात कर लीजिए, पॉलिटी की बात कर लीजिए। जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, नेचर से प्राप्त हो रहा है, इवन सभी के सभी सेक्टर्स को इनपुट देने वाला सेक्टर भी कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर। इनपुट कहां से मिलता है? यहां से मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। जितना भी निर्माण क्षेत्र है, जैसे वन से लकड़ी लाए तो वन ने क्या दिया? लकड़ी। तो वो लकड़ी क्या हो गई? वो लकड़ी हो गई प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन लकड़ी को हमने सोफा बना दिया, फर्नीचर बना दिया, तो वो कहां पर? यहां पर हमने उसमें मैन्युफैक्चरिंग करी, निर्माण किया और चीजें आगे डेवलप कर दी, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी में आता है सेवा क्षेत्र, इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। बहुत सारी सेवाएं, जैसे कि इस समय एजुकेशन सेक्टर, हम आपको क्या है? शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये भी एक सेवा है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, क्या है? सेवा है। आप बैंक में जाते हो, पैसे जमा करते हो, सेवा है। आप लॉन्ड्री में जाते हो, कपड़े धुलवाते हो, सेवा है। तो ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। आप बीमा करवाते हो, सेवा क्षेत्र में आता है। तो ये सभी सेवा क्षेत्र है। अब इसके बाद आता है क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी सेक्टर में क्या होता है दोस्तों? इससे और बेटर चीजें कहां पर होती हैं? क्वाटरनरी सेक्टर में, ठीक है, और बेटर जॉब्स होती है। ये थोड़ा हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जैसे आईटी रिलेटेड सर्विसेज। एक आईटी इंजीनियर को किस सेक्टर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? तो क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। और इसके बाद आता है क्वीनरी। क्वीनरी सेक्टर की जॉब सबसे बेस्ट जॉब्स होती हैं, जिनको गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको गोल्ड कॉलर जॉब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर जॉब्स। कितने प्रकार की कॉलर जॉब्स होती हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस डिटेल वीडियो को आप वीडियो के सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, यस सर हमें गोल्ड, ये जितने कॉलर जॉब्स होते हैं इससे रिलेटेड चीजें चाहिए, जाननी है, तो आपको क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करिएगा तब, अगर पूरा आप जानना चाहते हैं कितने प्रकार की कॉलर जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो बात समझिएगा। क्वीनरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं साइंटिस्ट वगैरह, जो वैज्ञानिक हैं वो सब यहां पर आते हैं। तो किसका सबसे ज्यादा योगदान है दोस्तों? वर्तमान में सबसे ज्यादा योगदान है टर्शरी सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर का यानी सर्विस सेक्टर का, यानी सेवा क्षेत्र का। तो सबसे ज्यादा योगदान, वो भी मोर देन 50%, मोर देन 50%, 50% से भी ज्यादा का योगदान है यहां पर। और जिस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में 50% से ज्यादा का योगदान होता है, हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? हम उस पर आधारित क्षेत्र कहते हैं। तो भारत जो है ना,
वो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है, सेवा आधारित सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%, लगभग 56% के आसपास का कंट्रीब्यूशन वर्तमान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following best defines net national income? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? आपसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पूछा जा रहा है, नेट नेशनल इनकम। आप बताएं इसका आंसर, तब तक मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूं। बात हो रही है यहां पर नेशनल इनकम की, यानी कि राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के सबसे पहली बार गणना किस व्यक्ति ने करी थी? तो याद रखिएगा, इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम था? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में एक बुक लिखी थी। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार इस किताब का नाम पूछा जा चुका है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 में, और जहां पर इन्होंने पर कैपिटा इनकम क्या बताया था? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपए बताई थी, 20 रुपीज पर एनम। याद रखिएगा, उस समय पर एनम की बात होती थी। तो 20 रुपीज इन्होंने बताया था, 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय कब थी भारत की? 1868 में थी। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकल करके आती है? तो अगर पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, अपॉन कर दीजिएगा टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, संपूर्ण जनसंख्या। इस तरीके से जो वैल्यू निकल करके आती है उसको बोलते हैं दोस्तों पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब यहां पर पूछा जा रहा है नेट नेशनल इनकम। नेट जब भी शब्द आएगा ना शुद्ध, तो शुद्ध का मतलब है उसमें से कुछ तो हटाया गया होगा। ठीक है, शुद्ध, तो शुद्ध मतलब कुछ माइनस किया गया होगा, तो जोड़ने वाली बात तो नहीं है। तो शुद्ध निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। जीएनपी से डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे, जीएनपी से जब डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास को माइनस करेंगे, तब जो वैल्यू निकल करके आती है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा यहां पर। तो जितने लोगों ने भी डी बताया है एकदम सही है आप। अब नेशनल इनकम का पूरा फॉर्मूला जान लेते हैं। क्या है नेशनल इनकम का पूरा फॉर्मूला? ये भी आपसे यहां पर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है पूरा फॉर्मूला, देखिएगा यहां पर बहुत अच्छे से। नेशनल इनकम इक्वल्स टू, फॉर्मूला है C प्लस G प्लस I प्लस X प्लस F माइनस D, और ये X माइनस M भी होता है। यहां पर कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, X मिले या X माइनस M मिले, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी यहां पर वैल्यू करता है। तो अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? C का मतलब है कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब कितना उपभोग हुआ है, प्लस G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कितना जनता ने, एक तरीके से जनता ने कितना कंज्यूम किया, एक सरकार का क्या खर्चा रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद यहां पर है प्लस इन्वेस्टमेंट, कितना निवेश किया गया, क्योंकि कंजम्पशन के बाद जो चीजें बचेंगी वही क्या करोगे? निवेश करोगे। सेविंग से ही तो इन्वेस्टमेंट होता है, और सेविंग कब होगी? जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होगा इक्वल्स टू सेविंग। जब पैसा बचेगा वही पैसा आगे निवेश किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, इसी के लिए मैंने कहा कई जगह इसको एक्स माइनस एम लिखते हैं। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, निर्यात कितना किया गया और आयात कितना, मतलब कितना दूसरे देशों में सामान भेजा गया, कितना दूसरे देशों से सामान मंगाया गया, उनको माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको रखेंगे। प्लस फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेजिडेंट, फॉरेन प्रोडक्शन बाय नेशनल रेजिडेंट मतलब भारत के जितने रहने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने विदेशों में क्या अर्न किया है। ठीक है, या भारत की कोई कंपनी है, भारत की कोई कंपनी है जो विदेशों में क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है, तो वो वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन माइनस भी एक वैल्यू करनी पड़ेगी, जो विदेशों की कंपनियां भारत में प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। वही लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बाय नॉन नेशनल रेजिडेंट, जो हमारे देश के नहीं हैं, हमारे देश के नहीं है मतलब विदेशी हैं,
ठीक है, वो यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब हमारे घरेलू, ठीक है, या हमारे देश की सीमाओं में जो उत्पादन कर रहे हैं उस मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी नेशनल इनकम निकल करके आती है। ये है नेशनल इनकम का फॉर्मूला। अगर इस पर न्यूमेरिकल भी कभी आ जाए, वैसे तो सवाल ही नहीं उठता कि आ जाए, तो आप लगा सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका कंफर्मेशन भी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिया, बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम एस्टिमेट्स यानी राष्ट्रीय आय के जो अनुमानिक, ठीक है, जो अनुमानित आंकड़े हैं उनको कौन पब्लिश करता है, कौन प्रदर्शित करता है, इसके लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। पहला है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, फिर है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, देन है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, देन है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको? ठीक है, राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय आय जब निकाली जाएगी तो उसका एक अनुमान होता है, उस अनुमानित आंकड़ों को भी प्रदर्शित किया जाता है और ये सरकार की संस्था है दोस्तों। अभी वर्तमान में इसके आंकड़े जो प्रदर्शित करती है वो संख्या है, वो है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। समझिएगा, सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थी, याद रखिएगा, 2 मई 1951, 2 मई 1951 को एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम था CSO। CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो नाम यहां पर लिखा है वही यहां पर लिख रहा हूं। और इसके पहले 1950 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी होती है जिसका नाम था NSSO। 1999 में एक नया मंत्रालय बनाया गया जिस मंत्रालय का नाम था MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मैं आपको फुल फॉर्म बोलता हुआ चल रहा हूं क्योंकि कई बार इतना स्पेस नहीं मिलता है कि चीजों को लिखा जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI के नाम से एक नया मंत्रालय बना। कब? 1999 में, एट द टाइम ऑफ BJP गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगेन याद रखिएगा, यहां पर बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स को ऐड किया गया था। एक था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, DOPI। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, इसी में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आती थी, चाहे NSSO की बात कर लो या CSO की बात कर लो। लेकिन यहां पर इनका नाम बदल गया था। शॉर्ट में तो यही रहा, NSSO और CSO, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द था ये बदल गया ऑफिस में, ये हो गया ऑफिस। CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और अभी हाल ही में 2019 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, NSSO, ठीक है, और CSO, इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद नई एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम दिया NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो कई जगह आपको पुरानी किताबों में मिल सकता है जहां ए सही दिखा रहे होंगे, कई और पुरानी किताबों में मिल सकता है जहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लिखा होगा, क्योंकि पहले यही संस्था थी जो जिम्मेदार थी। और इसी संस्था ने क्या किया था, भारत में ये जो क्षेत्रों में वर्गीकरण होता है ना, जो अभी बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को विभाजित भी इसी संस्थान ने ही किया था। ठीक है, और इसी ने राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां भी बताई थी। उन विधियों पर भी एक क्वेश्चन अभी आपको सामने मिलेगा, डिस्कशन कर लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है D, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द GST काउंसिल इज हेडेड बाय द, GST परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए किसके द्वारा। पहला है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, दूसरा है सेबी चेयरमैन, सेबी के अध्यक्ष यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, देन है RBI गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, देन है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, GST काउंसिल, GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, काउंसिल का मतलब है परिषद। GST काउंसिल का काम क्या होता है, बेसिकली GST से रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजन लेना है, ठीक है, मतलब किस प्रोडक्ट पर कितना GST होना चाहिए,
जीएसटी की रेट्स वगैरह पर जो भी डिस्कशंस होते हैं वो सभी जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? हमेशा होता है फाइनेंस मिनिस्टर। तो डी इज द राइट ऑप्शन। वित्त मंत्री जो है वही इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के कुल सदस्य कितने हैं? मेंबर यहां पर हैं 33 मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 33। तो एक तो क्या हो गया? वित्त मंत्री हो गया। वित्त मंत्री के साथ में यहां पर याद रखिएगा आता है वित्त राज्य मंत्री, जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं ना, वो आता है यहां पर। उसके बाद सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी लिए जाते हैं यहां पर, ठीक है। सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स, हर एक राज्य से, चाहे उनका फाइनेंस मिनिस्टर हो या उनकी तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो यहां पर लिए जाते हैं और ये सब मिलकर के बनाते हैं जीएसटी काउंसिल। और इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं और उन्हीं मीटिंग्स में जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। कौन सी क्या लिमिट रखनी है, किस तरीके से होना चाहिए, सारी बातें यहां पर करी जाती हैं और फिर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो डी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा यहां पर वित्त मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following publishes the Economic Survey of India? निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक, ठीक है, सर्वेक्षण की बात की जा रही है। जैसे इस बार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बजट कब के लिए है? याद रखिएगा बजट से एक वर्ष जो चल रहा होता है, बजट हमेशा अगले वर्ष के लिए होता है। इस बार का बजट कौन सा है? 23-24 का। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमेशा क्या होता है? उसी वर्ष का होता है जिस वर्ष इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे कब प्रस्तुत किया जाता है? व्हेन पब्लिशेस। तो याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, बिफोर यूनियन बजट, ठीक है, बिफोर यूनियन बजट। यूनियन बजट के पहले प्रस्तुत किया जाता है, यह बात कंफर्म्ड है, ठीक है। और वो भी याद रखिएगा प्रीवियस डे ऑफ द यूनियन बजट, यूनियन बजट के एक दिन पहले, प्रीवियस डे। मतलब बजट प्रस्तुत किया जाता है कब? 1 फरवरी को। तो इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा यहां पर? 31 जनवरी इकोनॉमिक सर्वे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए पहले से ही। इकोनॉमिक सर्वे, अब इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है? तो ये पब्लिश करता है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय, ठीक है। और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अध्यक्षता में उनके ही निर्देशानुसार, गाइडेंस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है और इसमें इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें लिखी होती हैं वो सब सरकार की नीतियों को बनाने में काम आती हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई बातें सरकार पर कोई बोझ नहीं डालती हैं या सरकार के लिए वो फरमान नहीं है कि सरकार वो सभी काम करे, ठीक है। तो सरकार के लिए वो सिर्फ एक दिशा निर्देश है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है पता चलता है और इसके पहले चैप्टर में ही ये चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, कि इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। चलिए आगे बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें पता चल गया। अगला बताइए, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in an economy can be calculated by 3 methods: income method, expenditure method and method। मतलब एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। पहली है आय विधि, व्यय विधि और तीसरी विधि आपसे पूछी जा रही कौन सी है। और ये जो पूरी बात यहां पर लिखी है ना, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट का मतलब यहां पर फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें, फाइनल गुड्स, ठीक है। तो इसी से क्या निकल करके आता है? देश की जीडीपी निकल करके आती है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसे किस नाम से जानते हैं? जीडीपी। तो आप ऐसे समझ लीजिए जीडीपी गणना 3 विधियों से की जाती है। 2 विधि यहां पर लिखी है और तीसरी विधि है, कौन सी विधि है? उसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड,
और इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वो भी याद रखिएगा, वैल्यू एडेड मेथड, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, इसका सही ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन, प्रोडक्ट मेथड ऑब्लिक वैल्यू एडेड मेथड। अब समझ लीजिएगा तीनों मेथड के बारे में, शॉर्ट में आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ है उसे जाना जाता है, वस्तु और सेवाओं का कुल कितना उत्पादन हुआ है उसको जाना जाता है, उससे वैल्यू निकाली जाती है। और तीसरा इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या है, फैक्टर इनकम देखी जाती है, जो फैक्टर इनकम है। अब ये फैक्टर इनकम यानी कि कारक आय बोलते हैं, इसको कारक आय बोलते हैं। ये कारक आय कैसे निकल करके आती है, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, उत्पादन के कारक होते हैं दोस्तों 4, जिनको कहते हैं लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कई बार मैं बता चुका हूं अपने सेशंस में, अब तक आप इसको जान चुके होंगे अगर आप हमारा सेशन रेगुलर देखते हैं। अब इनकी इनकम क्या होती है, तो लैंड की इनकम हो गई रेंट, लेबर की इनकम क्या हो गई वेजेस जो वो कमा रहा है, कैपिटल पर क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है प्रॉफिट। तो ये होता है फैक्टर पेमेंट, ये होता है फैक्टर पेमेंट, ध्यान रखिएगा क्या होता है, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं इसे, कारक आय। इन्हीं के आधार पर जब गणना की जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम मेथड बोलते हैं। तीसरा मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम बात करते हैं कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर की, ठीक है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की। आप दिमाग लगाइए, ऐसे कॉमन सेंस में बात समझिए, अगर मुझे आपके खर्चे पता चल जाएं तो मुझे आपकी इनकम का अंदाजा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति जो खर्चे करता है वो इनकम के अकॉर्डिंग ही करता है। तो अगर आपके खर्चे हमें पता चल जाएं तो क्या होगा, हमें ये इनकम के बारे में भी चीजें पता चल जाएंगी। तो वही होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड्स होते हैं, आय मेथड, व्यय मेथड और उत्पाद या मूल्यवर्धित, ठीक है, विधि। अगला बताइए, एट अ रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा है। क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं इनमें भारत सरकार का जो भी हिस्सा है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है और वो फिक्स है, ऐसा नहीं कि वो बदलता रहता है, वो फिक्स है, उतना हिस्सा भारत सरकार का होगा ही होगा। और ये वो बैंक्स होते हैं जिनमें एफडीआई 0 होती है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वर्तमान में एफडीआई कितनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया इसका, एसबीआई एग्जांपल हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एग्जांपल हो गया, देन पीएनबी इसका एग्जांपल हो गया। तो ऐसे बैंकों में एफडीआई का प्रतिशत क्या है, एफडीआई वो है 20%। और देन पब्लिक सेक्टर बैंक की जगह हम अब प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करें, किसकी बात करें, प्राइवेट सेक्टर बैंक की, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एफडीआई कितनी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे आईसीआईसीआई, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनमें एफडीआई कितनी है, एफडीआई है 74%। और रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें जो एफडीआई है वो है 0, एफडीआई 0। इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो है 50:15:35, ठीक है। 50% यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 15% यहां पर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का होता है जिस राज्य में वो बैंक है, और 35% होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का। किसका होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक कोई भी हो सकता है, एनी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक कैन बी स्पॉन्सर्ड बैंक, वो स्पॉन्सर्ड बैंक हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सरकार का हिस्सा कितना है, 50%, सी इज द राइट ऑप्शन। वही राज्य का हिस्सा पूछा जाता तो आप क्या बताते, 15%, और स्पॉन्सर्ड बैंक का हिस्सा पूछा जाता तो आप बताते 35%। तो ध्यान रखिएगा सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। अब आगे समझ लीजिएगा, ये जो आरआरबीज हैं ये इंडिया में कब से आए हैं, तो आरआरबीज इंडिया में आए हैं 1975 से।
और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आए थे? तो जो कमेटी जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था वो थी नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया था। और सबसे पहले 1975 में जो बैंक खुला था उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक। और ये कहां पर खुला था? ये खुला था दोस्तों मुरादाबाद में। मुरादाबाद, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। वर्तमान में जो इसका नाम है, प्रेजेंटली जो इसका नाम है, ठीक है, वो बदल गया है क्योंकि सर्व यूपी ग्रामीण बैंक इसमें मर्ज हो गया है। तो ये हो गया है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। अब इसका नाम क्या है? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी बातें आरआरबी से रिलेटेड बहुत हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following was the first development bank in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था? भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक। अब अगेन समझिएगा, डेवलपमेंट बैंक का काम क्या होता है? अर्थव्यवस्था का विकास करना। और अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होगा? जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विकास होगा। मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां आती हैं, अगर उन कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए, उनको ऋण दिया जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए, उनको ऋण दिया जाए, तभी तो अर्थव्यवस्था विकसित होगी। तो मतलब डेवलपमेंट बैंक का काम है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ऋण वगैरह प्रदान करना, उनको सपोर्ट करना। ये डेवलपमेंट बैंक हमारे और आपके लिए नहीं है। हमें और आपको ये कार लोन नहीं देंगे, हमें और आपको ये पर्सनल लोन नहीं देंगे, क्योंकि कार लोन या पर्सनल लोन से देश की अर्थव्यवस्था का डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इनडायरेक्टली तो ऑब्वियसली आप कार खरीद रहे हैं, पैसा तो इकोनॉमी में ही जा रहा है, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट होगा, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन डायरेक्टली हम यहां पर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। जितने में एक कार मिल जाती है उतने में अगर आपने एक दुकान खोल ली, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, समझिएगा, ठीक है, जिसके पास करोड़ों पहले से ही है, 10 दुकानें पहले से ही है, वो कार खरीद रहा है तो क्या करेगा? वो तो अपने कार काम के लिए खरीद रहा है ना। तो लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं रिलेट कर रहा हूं, जो पैसा आपने कार में लगाया वही पैसे निवेश कर दिया होता, उतने का आपने सोना खरीद लिया होता या कुछ किया होता, एक एग्जांपल के तौर पे, तो देश का क्या होता? विकास होता। इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो क्या होगा? डेवलपमेंट और ज्यादा तरीके से होगा। तो वही बात है यहां पर। तो डेवलपमेंट बैंक का काम ध्यान रखिएगा क्या है? देश का विकास करना। तो ऐसा पहला बैंक था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम आईएफसीआई के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कब? 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। ये पूरा का पूरा यहां पर बातें मैंने लिख दी हैं। 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको एकदम। 1948 हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके सीईओ हैं इमांडी शंकरा राव, जो कि 17 अगस्त 2017 से अभी तक यही बने हुए हैं। और 1948 में ही आई थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या आई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या कहा गया था कि भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहता है कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो दर्जा है वो कब प्रदान किया गया। तो भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया है कब? तो याद रखिएगा 1948 में। 1948 से ही भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बात 48 की आई तो मैंने यहां पर ये चीज भी जोड़ दी। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन के साथ में इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन आपको देता हुआ चल रहा हूं, इनके नोट्स अगर बना लेंगे ना तो ये मेरी गारंटी है आपसे, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको 100% आता होगा, 100% आता होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, करा दूंगा कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बस आपका काम क्या है? जुड़े रहना, ठीक है। चलिए, और सेशन को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना। अब वर्तमान में जो लोग हमारा सेशन फेसबुक पर देख रहे हो, फेसबुक से आ जाइए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा राइस स्मार्ट हिंदी, हम आपको वहां पर देख जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो केंद्रीय निदेशक मंडल है, याद रखिएगा, हर एक कंपनी का, हर एक संस्थान का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक
निदेशक मंडल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या है? डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो डायरेक्शन देता है, जो दिशा देता है। नाम ही है ना डायरेक्टर, तो डायरेक्टर किससे बना है? डायरेक्शन से बना है, जो दिशा निर्देश दे या जिसके दिशा निर्देशों के आधार पर वह संस्था या वह कंपनी काम करे, आगे बढ़े। तो हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रमुख कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड में व्यक्ति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 4, सी राइट ऑप्शन है। लेकिन जान लेते हैं, अगेन समझ लीजिएगा यहां पर कौन कौन होता है। एक यहां पर गवर्नर है, ठीक है। 4 यहां पर क्या है? डिप्टी गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 यहां पर क्या है? नॉमिनेटेड डायरेक्टर, नॉमिनेटेड डायरेक्टर। और ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर किसके द्वारा हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड हैं। देन 2 यहां पर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय से भी कौन कौन है? सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। और दूसरे यहां पर हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन 4 यहां पर हैं डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड, डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, लोकल बोर्ड्स, ठीक है। कहां कहां? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और चेन्नई, ये 4 हैं। तो इस तरीके से ये टोटल कितने लोग हो जाते हैं? यहां पर 21 लोग हो जाते हैं। अब इनके कार्यकाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, 3 इयर्स का टेन्योर होता है। और 3 साल के पहले भी इनको हटाया जा सकता है और आगे कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये जो 10 डायरेक्टर्स होते हैं इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 इयर्स, ठीक है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये जब तक कोई सेक्रेटरी रहेगा तब तक यहां रहेगा, जब वो सेक्रेटरी नहीं है तो हट जाएगा। देन 4 यहां पर डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम कौन से? लोकल बोर्ड्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इनका भी कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष का होता है, 4 इयर्स, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसलिए ओवरऑल बात करें तो यहां पर 4, ठीक है। शक्तिकांता दास ये जो गवर्नर हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रीजनल रूरल बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द ऑन रूरल क्रेडिट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल क्रेडिट का मतलब है ग्रामीण साख पर, ठीक है। ग्रामीण साख के लिए मतलब गांव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोन वगैरह दिए जा सके, उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी। तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर? अभी मैंने आपको बताया था। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। इन्हीं की रिकमेंडेशन पर 1975, अभी आपको मैंने बताया ना, ठीक है। और वो भी पहला बैंक कब खुला था? 2 अक्टूबर 1975, जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। और याद रखिएगा ये ऑर्डिनेंस के इनका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अध्यादेश। और इसके बाद 1976 में बनाया गया है इनका अधिनियम, जिसे आरआरबी एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। द वॉज नेशनलाइज्ड इन ईयर 1949, वर्ष 1949 में इसमें इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मतलब ये 4 संस्थाएं आपको सामने दिख रही हैं। इन 4 संस्थाओं में वह कौन सी संस्था है जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? राष्ट्रीयकरण होता क्या है? जब भी कोई निजी कंपनी को सरकार अपने हाथों में ले लेती है। कोई कंपनी प्राइवेट है लेकिन सरकार ने उस प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए। अब वो कंपनी क्या हो गई? पहले वो थी प्राइवेट, अब वो किसकी हो गई? सरकार की हो गई। प्राइवेट से क्या हो गई? पब्लिक हो गई।
ठीक है, सरकारी हो गई, तो ऐसी कंपनी, ऐसा काम करना ही कहलाता है क्या? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्र को समर्पित कर देना, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो किसका है? जनता का पैसा है। किसका पैसा है? जनता का पैसा है। वही बात यहां पर आपको बताई जा रही है। क्लियर है चीजें या नहीं? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यह राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। किसका हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1949 में कब हुआ था समझिएगा। 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई, और आपको पता है उस समय कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। 1947 में भारत आजाद हुआ, तो इसके क्या हो गया? आरबीआई पूरा का पूरा प्राइवेट। आरबीआई की स्थापना कितनी इनिशियल कैपिटल से हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना की इनिशियल कैपिटल थी 5 करोड़। इनिशियल कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ रुपए थी। ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ इनिशियल कैपिटल। मैं बोलता हुआ भी चल रहा हूं, अगर राइटिंग कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं बोलता हुआ चल रहा हूं साथ में। तो शुरुआती पूंजी 5 करोड़ थी। तो 47 के बाद सरकार ने यह देखा कि अब हमें क्या चाहिए? कोई बैंक चाहिए जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। तो एट दैट टाइम कंट्रोल कौन कर रहा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही राष्ट्रीयकृत कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को, और यह बैंक अब सरकारी बैंक बन गया। अब यह सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर काम करेगा। तो सरकार के पास यह अधिकार है, वो किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदल सकती है, बशर्ते यह है वो राष्ट्र हित में किया गया हो, ना कि किसी व्यक्तिगत हित में। जैसे आज भी देखते हो कोई सड़कें बनती हैं, तो जब एक प्रोजेक्ट पास होता है तो याद रखिएगा उस सड़क को बनाने के लिए बहुत सारी निजी संपत्तियां आएंगी ना। सड़क जहां से निकल रही होगी, बहुत सारे लोगों के खेत वगैरह होंगे वहां पर, तो सरकार क्या करती है? उन सभी जमीनों को ले लेती है, उसके बाद उन जमीनों का पैसा उन व्यक्तियों को दे देती है, तब जाकर के वो प्रोजेक्ट सरकार का बन पाता है। बट यहां पर ये कोई नहीं कह सकता हम ये सड़क या हम ये जगह अपनी सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि सरकार सड़क बना रही है ना। तो सड़क किसके हित के लिए? सभी व्यक्तियों के लिए, राष्ट्र हित के लिए। तो राष्ट्र हित के लिए सरकार किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदल सकती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। To which of the following sectors of the economy do Basel III norms belongs? Basel III मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अगर आपने कभी यह शब्द सुना हो, बेसल के नियम, बेसल के मानदंड, ठीक है, बेसल BASEL है, बेसल के मानदंड, तो ये किससे संबंधित हैं? बेसिकली मैं आपको यहां पर बता दूं, समझ लीजिएगा, तब तक सोचिए और आंसर करिए। ये जो बेसल है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है। स्विट्जरलैंड का क्या है? एक शहर है, यहां पर ध्यान रखिएगा, सिटी इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, सिटी इन स्विट्जरलैंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये है बेसल। अब यहां समझिएगा, बेसल में ही एक बैंक है जिसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। BIS ने सोचा कि बैंकों में जो NPA की समस्या है, NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, समझिएगा, हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित संपत्तियां, गैर निष्पादित संपत्तियां, गैर निष्पादित संपत्तियां बोलते हैं हम इसे। ठीक है, गैर निष्पादित संपत्तियां बोलते हैं, समझिएगा। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं क्या होती हैं? जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं और लोन समय पर ना चुका पाए, हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी होती है ना, लेकिन अगर 90 दिनों तक हमने बैंक को कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 90 डेज तक, तो ये संपत्ति क्या हो जाती है? एनपीए के लिए क्लासिफाई हो जाती है। अभी एनपीए डिक्लेयर नहीं हुई है, एनपीए के लिए क्लासिफाई यानी वर्गीकृत हो जाएगी। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग, ऐसे लोन जिन पर अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मतलब उस पर जो इंस्टॉलमेंट आनी थी वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है। तो ये एनपीए की समस्या बैंकों की बहुत बड़ी समस्या थी। अब ये समस्याएं उत्पन्न ना हो, ऐसा क्या किया जाए? या इनकी वजह से बैंकों को लॉस होगा तो बैंक डूब भी सकते हैं। सोचिए, एक बैंक ने बहुत सारे लोन बांटे हों, सारे के सारे लोन डूब जाएं, उनको वापस ना मिल पाए समय पर, तो बैंक भी तो डूब जाएगा ना, क्योंकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स,
जो लोन आपने दिए हैं वो लोगों की जमाओं से दिए हैं, लोग पैसा मांगने आ गए आपके पास और आपने जो लोन दिए थे वापस नहीं मिले, तो आप उन लोगों को पैसा नहीं चुका पाएंगे। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वित्तीय सिस्टम जो है वो हिल जाएगा, हिल जाएगा। क्योंकि अगर सोचिए इकोनॉमी में एक बैंक बंद होता है तो ये जो ट्रस्ट लोगों का खत्म होगा, लोग और बैंकों से भी पैसा अपना निकालने लग जाएंगे। और अगर एट प्रेजेंट अगर किसी भी बैंक में, मैं तो ये कहता हूं, अगर 20% भी कस्टमर एट दैट टाइम एक साथ अपना पैसा मांगने चला जाए तो कोई भी बैंक उस समय उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसी के लिए इन्होंने कहा इससे कैसे बचें, उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए कि इनको रोका जा सके और बैंकों की मजबूती बढ़ाई जा सके। तो ये एनपीए नॉर्म्स लाए, ठीक है, जिनको हम बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो बीआईएस ने ही एक कमेटी बनाई, कमेटी का नाम था बीसीबीएस, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और इस कमेटी ने ही जो नॉर्म्स बनाए उन्हीं को बेसल के नाम से जाना जाता है। तो बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3, अब तक 3 नॉर्म्स आ चुके हैं। भारत में अभी बेसल 3 पर काम चल रहा है। बेसल 3 अभी पूर्णतया लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन भी, तो 2 साल उसमें चीजें और बढ़ गई, तो अभी पूर्णतया लागू नहीं हुआ है। तो बेसल मानदंड के बारे में जब कभी पूछा जाए, इतना मैंने आपको बता दिया। तो ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हो गए दोस्तों बैंकिंग से, ठीक है। तो चीजें क्लियर हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, बट जुड़े रहिएगा सेशन के साथ, जाइएगा कहीं मत। मेरे बाद आ रहे हैं सर, ठीक है, आपकी क्लास लेने के लिए, कहीं मत जाइएगा। एक शॉर्ट सा ब्रेक है, बस पानी पी सकते हैं, हालांकि पानी की रिक्वायरमेंट आपसे ज्यादा मुझे है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।